आज हम एक ऐसी जबरदस्त किताब की बात करेंगे जो हम इंसानों की कहानी को एकदम नए और मजेदार ढंग से सुनाती है। किताब का नाम है सेपियंस, मानव जाति का एक संक्षिप्त इतिहास, और इसे लिखा है युवाल नोआ हरारी ने। सोचिए, यह किताब एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें हजारों साल पीछे इंसानी इतिहास के रोमांचक सफर पर ले जाती है। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे हम, यानी होमो सेपियंस, जो कभी एक मामूली से जीव थे, आज दुनिया के सबसे ताकतवर और हर जगह छा जाने वाले प्राणी बन गए। हरारी भाई साहब ने इतिहास को तारीखों, राजा महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों से हटकर एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखा है। हम अक्सर इतिहास को ऐसे ही पढ़ते हैं ना, लेकिन हरारी ने इस किताब में इंसानों की तरक्की को समझने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। यह किताब सिर्फ किताबी बातें नहीं बताती, बल्कि बड़े गहरे सवाल भी उठाती है। हम ऐसे कैसे बन गए? हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी यह दुनिया कैसे बदली? युवाल नोआ हरारी इज़राइल के एक जाने माने इतिहासकार और प्रोफेसर हैं। उनकी खास रुचि दुनिया के इतिहास और इंसानों के विकास को समझने में है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है, और उनका मुख्य काम यह खोजना रहा है कि हम इंसानी नस्ल, यानी होमो सेपियंस, इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गए। हरारी की दिलचस्पी सिर्फ बीते हुए कल में नहीं है, वो आज और आने वाले कल को भी समझने की कोशिश करते हैं। उनका तरीका भी बड़ा निराला है। वो इतिहास के साथ साथ विज्ञान, फिलॉसफी, यानी जीवन का सच, और समाज की बातों को भी जोड़कर देखते हैं। हरारी सिर्फ इतिहासकार नहीं, एक विचारक भी हैं। वो सिर्फ हमारी पुरानी कामयाबियों पर ही बात नहीं करते, बल्कि आज के ज़माने के मुश्किल सवालों के जवाब भी ढूंढते हैं। जैसे, क्या हम आज हजारों साल पहले के लोगों से ज्यादा खुश हैं? क्या इस टेक्नोलॉजी और साइंस ने हमारी जिंदगी में सचमुच का सुख और चैन दिया है? इन्हीं सवालों को समझने के लिए हरारी हमारे अतीत पर रोशनी डालते हैं। सेपियंस की सबसे खास बात यह है कि यह हमारे होने का मतलब समझाती है। यह लाखों साल पुराने अतीत से लेकर आज के जमाने और आने वाले संभावित कल को एक धागे में पिरोती है। हरारी इस किताब में 3 बड़ी क्रांतियों की बात करते हैं। सोच की क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन; खेती की क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन; विज्ञान की क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इन तीनों क्रांतियों के जरिए वो बताते हैं कि इंसान कैसे बदला, कैसे हमने अपनी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, और कैसे हम आगे अपना भविष्य बना सकते हैं। यह किताब इसलिए भी खास है क्योंकि हरारी सिर्फ इतिहास की घटनाएं नहीं गिनाते, बल्कि उन घटनाओं के पीछे का क्यों समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे जब वो सोच की क्रांति की बात करते हैं, तो समझाते हैं कि कैसे हमारी भाषा और कल्पना करने की ताकत ने हमें बाकी जानवरों से एकदम अलग बना दिया। जब वो खेती की क्रांति की बात करते हैं, तो यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या खेती ने इंसान की जिंदगी आसान बनाई या उसे और मुश्किल कर दिया। इन्हीं वजहों से सेपियंस सिर्फ इतिहास की किताब न होकर एक सोच बदलने वाला दिमागी सफर भी बन जाती है। हरारी की एक बड़ी कामयाबी यह है कि वो मुश्किल से मुश्किल बातों को भी बड़े सरल और मजेदार तरीके से समझाते हैं। अगर आपको इंसानों का विकास और इतिहास समझना मुश्किल लगता है, तो चिंता मत कीजिए। हरारी इसे एक दिलचस्प कहानी बना देते हैं। आपको लगेगा कि आप कोई बोरिंग क्लास में नहीं, बल्कि एक मजेदार बातचीत का हिस्सा हैं। इस किताब का एक और जरूरी पहलू यह है कि यह हमें दुनिया में अपनी जगह को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। हरारी कहते हैं कि हम, यानी होमो सेपियंस, दुनिया के राजा तो बन गए हैं,
लेकिन इसके साथ ही हमने अपने पर्यावरण, बाकी जीव जंतुओं और अपने ही भविष्य के लिए कई मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। यह किताब सिर्फ अतीत की बात नहीं करती, बल्कि आज की दुनिया की समस्याओं पर भी बात करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आप इंसानी कहानी को एक गहरे और ताजे नजरिए से समझना चाहते हैं, तो सेपियंस आपके लिए जरूर पढ़ने लायक किताब है। हरारी की यह किताब आपको बताती है कि हम किस तरह इतनी दूर आए हैं और अब हम कहां जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोच की क्रांति से। सेपियंस का एक सबसे जरूरी हिस्सा है सोच की क्रांति। इसी क्रांति ने हम होमो सेपियंस को एक आम जानवर से दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बना दिया। यह क्रांति आज से लगभग 70,000 से 30,000 साल पहले हुई, जब इंसानों के दिमाग में कुछ ऐसे गजब के बदलाव आए जो पहले कभी किसी और जीव में नहीं देखे गए थे। इसी बदलाव को हरारी सोच की क्रांति कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सोचने, कल्पना करने और समझने की शक्ति में एक ऐसा जबरदस्त उछाल आया जिसने हमें बाकी सभी प्राणियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। सोच की क्रांति का सीधा सा मतलब है सोचने, समझने और बात करने की ताकत में अचानक आया एक बड़ा बदलाव। यह वो समय था जब इंसानों ने पहली बार भाषा का इस्तेमाल करके मुश्किल बातें और नए नए विचार एक दूसरे को बताना शुरू किया। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, बल्कि इसने इंसानों को एक नई शक्ति दी, कल्पना करने की शक्ति। कल्पना के जरिए इंसान सिर्फ यह नहीं सोच सकता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि वह भविष्य के बारे में सोच सकता था, मनगढ़ंत कहानियां बना सकता था और नए नए विचार गढ़ सकता था। यह सब सोच की क्रांति की ही शुरुआत थी। जब तक यह सोच की क्रांति नहीं हुई थी, इंसान एक आम जानवर की तरह ही जीता था। हमारा शिकार करने का तरीका भी बाकी जानवरों से कुछ खास अलग नहीं था। लेकिन जैसे ही सोच की क्रांति ने हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाया, हमने नए नए विचार, औजार और तरीके बनाने शुरू कर दिए। इसने हमें एक ऐसी बढ़त दी जो बाकी जानवरों के पास नहीं थी। हरारी बताते हैं कि सोच की क्रांति का सबसे बड़ा तोहफा था भाषा। हर जानवर किसी न किसी तरीके से बात तो करता है, लेकिन हम होमो सेपियंस की भाषा बिल्कुल अलग थी। हम सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं बताते थे, हम कहानियां सुना सकते थे। ये कहानियां सच्ची भी हो सकती थीं और मनगढ़ंत भी। इंसानों ने ऐसी चीजों की कल्पना की जो असल में थीं ही नहीं, जैसे भगवान, देश और कानून। ये सब सिर्फ कहानियां ही तो थीं, लेकिन इन कहानियों ने हमें एक साथ मिलकर रहने की ताकत दी। सोचिए, कल्पना के बिना हम कभी शहर या समाज बना ही नहीं पाते। हरारी कहते हैं कि इंसानों की खासियत यह थी कि हम अपनी कल्पना के जरिए बड़े बड़े समूहों में एक दूसरे का साथ दे सकते थे। यह साथ देना इतने बड़े पैमाने पर हो सकता था जितना बाकी जानवर कभी सोच भी नहीं सकते थे। मधुमक्खियों या चिंपांजियों के झुंड की एक सीमा होती है, लेकिन इंसान अपनी कल्पना की शक्ति के जरिए अनजान लोगों के साथ भी मिलकर काम कर सकता था। यह कैसे होता था? एक जैसी कहानियों और विश्वासों के जरिए। हम सब एक ही कहानी पर विश्वास करते थे, जैसे कोई एक भगवान, एक राजा या कोई नियम। ये अनदेखे, अनछुई विचार ही हमें आपस में जोड़कर रखते थे। सोच की क्रांति के बाद होमो सेपियंस के समाज के तौर तरीकों में भी बड़े बदलाव आए। सबसे पहला बदलाव यह था कि इंसान बड़े बड़े झुंडों में रहने लगा। जब हमने सोचने और बात करने का नया तरीका सीखा, तो हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने लगे। यही वजह थी कि हमने बाकी जानवरों के मुकाबले अपने गुटों को ज्यादा अच्छे से चलाना सीख लिया। आज जो हमारे इतने उलझे हुए समाज हैं, बड़े बड़े शहर हैं या कंपनियां हैं, यह सब उसी सोच की क्रांति का नतीजा है।
हरारी बताते हैं कि सोच की क्रांति के बाद इंसान के समाज में एक ऐसा लचीलापन आया जो किसी और प्राणी के पास नहीं था। एक और बड़ा बदलाव था टेक्नोलॉजी का विकास। सोच की क्रांति ने इंसानों को नए नए औजार बनाने में मदद की। भाषा के जरिए इंसान ने अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए और फिर सबने मिलकर नए औजार और तकनीकें बनाईं। उस समय के औजारों में पत्थर के हथियार, आग का इस्तेमाल सीखना और पहले हथियार बनाना शामिल है। ये सारी चीजें इंसान को और ज्यादा ताकतवर बनाने लगीं। इंसान ने अपने आसपास के माहौल को बदलना शुरू किया, अपने आसपास के जानवरों को काबू करना शुरू किया और धीरे धीरे इंसान दुनिया का सबसे प्रभावशाली प्राणी बन गया। सोच की क्रांति के बाद एक सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि इंसानों ने अपनी दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। इस क्रांति से पहले हम अपने जिंदा रहने के लिए बाकी जानवरों पर निर्भर थे, लेकिन इसके बाद हम अपने साधनों को खुद काबू करने लगे। हमने नए नए तरीके ढूंढे ताकि हम ज्यादा खाना उगा सकें और अपनी सुरक्षा के लिए नए हथियार बना सकें। हरारी एक मजेदार उदाहरण देते हैं होमो सेपियंस और निएंडरथल मानव के बीच का। निएंडरथल भी हमारे ही जैसे इंसान थे, लेकिन वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि सोच की क्रांति के बाद होमो सेपियंस का आपसी मेलजोल और नेटवर्क ज्यादा मजबूत हो गया, जबकि निएंडरथल छोटे छोटे गुटों में ही सिमटे रहे। इस वजह से जब खाने पीने की चीजों की कमी हुई तो होमो सेपियंस ने अपने आपसी सहयोग और बातचीत की शक्ति का इस्तेमाल करके ज्यादा अच्छे से जिंदा रहना सीख लिया और निएंडरथल मानव विलुप्त हो गए। यही सोच की क्रांति का असर था। हमें दूसरे प्राणियों पर एक ऐसी बढ़त मिली जिससे हमने साधनों के लिए उनकी बराबरी खत्म कर दी। सोच की क्रांति ने हमें बाकी प्राणियों से इसलिए अलग बनाया क्योंकि हमने अपनी सोच को सिर्फ पेट भरने की जरूरत से आगे बढ़ाया। हरारी यह बताते हैं कि बाकी जानवर अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे खाना ढूंढना, अपनी जान बचाना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना के हिसाब से जीते हैं, लेकिन होमो सेपियंस ने सोचने की शक्ति के जरिए अपनी दुनिया को नए तरीके से देखा। अगर सीधे शब्दों में कहें तो बाकी जानवरों के मुकाबले इंसानों की सोच एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया के बुनियादी नियमों को समझने की शक्ति विकसित की। यह सिर्फ जिंदा रहने से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह इस बारे में था कि कैसे नए विचार बनाए जा सकते हैं, नई चीजें सोची जा सकती हैं और कैसे हम नए तरीकों से अपने माहौल को काबू में कर सकते हैं। इसी वजह से हमने सभ्यता, टेक्नोलॉजी और समाज के ढांचे बनाए। सोच की क्रांति ने इंसान को दुनिया का सबसे ज्यादा असर डालने वाला प्राणी बनाया। इसने हमें अपने साधनों को काबू करने, मुश्किल योजनाएं बनाने और अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने की ताकत दी। अब बात करते हैं खेती की क्रांति की। सोच की क्रांति के बाद इंसानी इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आया, खेती की क्रांति। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने हमारे समाज, हमारी जिंदगी और पूरी दुनिया का ढांचा ही बदल कर रख दिया। हरारी कहते हैं कि खेती की क्रांति के बाद इंसानों ने अपनी जिंदगी के तौर तरीकों में एक जबरदस्त बदलाव किया। शिकारी संग्राहक जो जंगल में घूमते थे और जो मिला उसी पर गुजारा करते थे, उस जिंदगी से निकलकर इंसान एक जगह बसने लगे और खुद अपना खाना उगाने लगे। पर इस क्रांति का असर इतना सीधा साधा नहीं था। इस बदलाव के साथ साथ इंसानों को नई चुनौतियों और मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। खेती की क्रांति का मतलब है वो समय जब इंसानों ने जंगल में घूम घूम कर खाना ढूंढने के बजाय एक जगह पर बसकर खेती शुरू की। यह करीब 10,000 साल पहले शुरू हुई थी, जब लोग समझने लगे कि पेड़ पौधों को किस तरह से उगाया जा सकता है और जानवरों को पालतू बनाना कैसे मुमकिन है।
शिकारी संग्राहक जीवन में इंसान अपने खाने के लिए प्रकृति पर निर्भर था। जो फल, मेवे और जानवर मिले वही खाया जाता था। लेकिन जैसे ही खेती का विचार आया, इंसान अपने खाने को खुद काबू करने लगा। खेती का मतलब यह था कि इंसानों ने पहली बार अपने माहौल को अपनी मर्जी से बदलना सीखा। अब हम जंगल में घूमकर खाना ढूंढने के बजाय अपनी जमीन पर फसलें उगाने लगे। इंसानों ने बीज बोना, फसलों को पानी देना और फसल काटना सीखा। इसका फायदा यह था कि अब हमारे पास खाने का एक भरोसेमंद जरिया था और हमें रोज खाना नहीं ढूंढना पड़ता था। शिकारी संग्राहक जीवन में इंसान लगातार घूमता रहता था। उसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर थी कि एक इलाके में कितने साधन मौजूद हैं। जब साधन कम पड़ जाते तो लोग दूसरी जगह चले जाते। यानी शिकारी संग्राहक समाज ज्यादातर घूमने वाले और छोटे होते थे। लेकिन जैसे ही खेती की क्रांति आई, इंसानों ने एक जगह बसना शुरू कर दिया। एक जगह पर टिककर रहने का विचार इसी समय से आया। खेती का एक फायदा यह था कि अब इंसान को बार बार जगह बदलने की जरूरत नहीं थी। फसल के चक्र के अनुसार इंसानों ने अपनी जिंदगी का तरीका तय कर लिया। फसल के मौसम में फसलें उगाई जातीं और फिर उसे जमा करके बाकी साल के लिए खाना इकट्ठा किया जाता। यह पहली बार था जब इंसानों ने जरूरत से ज्यादा खाना सरप्लस बनाना शुरू किया। जरूरत से ज्यादा खाने का मतलब था कि कुछ लोग खेती के अलावा दूसरे काम करने के लिए आजाद हो गए, जैसे कि औजार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना या नई चीजें ईजाद करना। इसका नतीजा यह हुआ कि अलग अलग कामों में माहिर लोग, स्पेशलाइजेशन उभरने लगे। पर इस बदलाव के साथ साथ कुछ नुकसान भी हुए। शिकारी संग्राहक समाजों में इंसान ज्यादा शारीरिक मेहनत करते थे और तरह तरह का खाना खाते थे। लेकिन खेती ने उन्हें एक ही जगह और एक खास तरह के खाने तक सीमित कर दिया। हरारी कहते हैं कि खेती की क्रांति ने इंसानों की जिंदगी को बदल तो दिया, लेकिन यह सब कुछ अच्छा ही नहीं था। खेती के कुछ फायदे थे, जैसे इंसानों को एक जगह अपना ठिकाना बनाने का मौका मिला, जिससे बड़े बड़े शहर और गांव बसने शुरू हुए। जब ज्यादा फसलें उगाई जाने लगीं, तो इंसानों के पास जरूरत से ज्यादा खाना होने लगा। इसे आने वाले मुश्किल वक्त के लिए जमा किया जा सकता था। जब खाना जरूरत से ज्यादा होने लगा, तो सबको खेती करने की जरूरत नहीं रही। इस वजह से लोग अलग अलग हुनर सीखने लगे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, धातु का काम करना वगैरह। इससे सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन खेती के कुछ नुकसान भी थे, जो शिकारी संग्राहक जीवन में नहीं थे। जब इंसान एक जगह बसने लगा, तो उसने अपनी जमीन को एक कीमती चीज की तरह देखना शुरू किया। इसने जायदाद और दौलत का विचार पैदा किया। अब लोग जमीन के लिए लड़ने लगे और जमीन के मालिकाना हक से ही समाज में ऊंच नीच और गैर बराबरी शुरू हुई। जब इंसान एक जगह बसने लगा और बड़े गुटों में रहने लगा, तो बीमारियां भी फैलने लगीं। पहले शिकारी संग्राहक गुट छोटे होते थे, जिसमें बीमारियां ज्यादा नहीं फैलती थीं। लेकिन बसे हुए समाजों में लोगों के पास पालतू जानवर थे और एक जगह पर ज्यादा लोगों के रहने से बीमारियों को फैलने का मौका मिला। खेती ने इंसानों के खाने को कुछ खास फसलों तक सीमित कर दिया। पहले इंसानों का खाना बहुत तरह का होता था, फल, मांस, मेवे, बेर वगैरह। लेकिन खेती करने वाले समाजों में लोग एक या दो फसलों पर ही निर्भर हो गए, जैसे गेहूं, जौ या चावल। इससे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी की समस्या भी शुरू हुई। हरारी का एक चौंकाने वाला दावा यह है कि खेती इंसानियत के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा थी। यह बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि हम आज खेती को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं। लेकिन हरारी यह तर्क देते हैं कि खेती ने इंसानों को एक जाल में फंसा दिया।
पहले शिकारी संग्राहकों के पास ज्यादा आजादी थी। वो अपने माहौल के साथ एक कुदरती तालमेल में रहते थे। उनका खाना तरह तरह का और सेहतमंद होता था और उनकी जिंदगी ज्यादा चुस्त दुरुस्त थी। लेकिन जैसे ही इंसानों ने खेती शुरू की, वो जमीन के गुलाम बन गए। ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। हरारी कहते हैं कि खेती ने इंसानों की जिंदगी आसान बनाने के बजाय उन्हें कड़ी मेहनत के एक ऐसे चक्कर में डाल दिया जिससे निकलना मुश्किल था। खेती का दूसरा बड़ा नुकसान था समाज में गैर बराबरी। जब जमीन का विचार आया तो कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी और कुछ के पास बिल्कुल नहीं। इस वजह से समाज में अमीर और गरीब का फासला बढ़ना शुरू हुआ। पहले शिकारी संग्राहकों में ऐसा नहीं था, लेकिन खेती करने वाले समाजों में जमीन और साधनों पर कब्जा कुछ ही लोगों तक सीमित हो गया। खेती की क्रांति के बाद एक आम इंसान की जिंदगी काफी बदल गई। शिकारी संग्राहक जीवन में इंसान कुदरती माहौल में जीता था, लेकिन खेती के बाद इंसान की जिंदगी जमीन और फसलों के आसपास घूमने लगी। पहले लोग अपने माहौल के हिसाब से जीते थे, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान अपनी फसलों को बचाने और ज्यादा खाना पैदा करने पर था। पहले इंसान घूम फिरकर जिंदगी बिताते थे, लेकिन खेती के बाद एक जगह पर बस जाना जरूरी हो गया। इससे गांव और शहर बसे, जिसमें इंसान एक नए सामाजिक ढांचे में रहने लगा। लेकिन इसके साथ ही नई मुश्किलें भी आईं, जैसे जायदाद के झगड़े, बीमारियां और गैर बराबरी। एक आम किसान का दिन कड़ी मेहनत से भरा होता था। उसे अपनी फसलों की देखभाल करनी होती थी, उन्हें पानी देना, खरपतवार हटाना और फिर फसल काटनी होती थी। यह सब काम शरीर थका देने वाला था, लेकिन इंसान के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि अब वह अपनी फसलों पर ही निर्भर था। इस तरह खेती की क्रांति ने इंसानों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने हमें एक जगह बसने का मौका तो दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें एक ऐसे जाल में डाल दिया जिसमें हम अपने साधनों के लिए मेहनत करते रहे और नई सामाजिक और सेहत से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंसानियत का एक होना, पैसा, साम्राज्य और धर्म। खेती की क्रांति के बाद इंसानों के समाज का ढांचा तो बदल गया था, लेकिन एक और बड़ा बदलाव तब आया जब अलग अलग समाज एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। इस मेलजोल ने पूरी इंसानियत को एक करने की प्रक्रिया शुरू की। युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि इस एकीकरण के पीछे कुछ खास वजहें थीं: पैसा, बड़े बड़े साम्राज्य और धर्म। इन तीन चीजों ने समाज के अलग अलग गुटों को एक साथ लाने में बड़ी मदद की। हरारी यह समझाते हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग, जो पहले अपने छोटे छोटे कबीलों और संस्कृतियों में बांटे हुए थे, एक बड़े लेवल पर जुड़ना शुरू हुए। जब इंसान शिकारी संग्राहक समाजों में रहता था तो उनके मेलजोल बहुत कम थे। वो एक छोटे से गुट के साथ ही रहते थे और दूसरे गुटों के साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान खेती करने वाले समुदायों में बसने लगे, समाजों का आकार बढ़ने लगा और अलग अलग गुट एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। यहीं से शुरू होता है एकीकरण का सिलसिला। अलग अलग समाजों के बीच व्यापार और चीजों का लेन देन भी जरूरी था। इसी जरूरत ने समाजों के बीच संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। पहले लोग सिर्फ अपने खास इलाके के रीति रिवाजों, विश्वासों और विचारों को मानते थे, लेकिन जैसे जैसे मेलजोल बढ़ा, संस्कृतियां और नई खोजें फैलने लगीं। दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोग एक दूसरे से नई चीजें सीखने लगे। यह लेन देन भाषाओं, रिवाजों, टेक्नोलॉजी और धर्मों के दुनिया भर में फैलने का जरिया बना। इस एकीकरण की प्रक्रिया में पैसे का रोल बहुत अहम था। हरारी कहते हैं कि पैसे ने एक ऐसी आम भाषा का काम किया जिसे सब समझ सकते थे,
चाहे उनकी संस्कृति या भाषा अलग ही क्यों ना हो। जब समाजों ने एक दूसरे से व्यापार करना शुरू किया तो एक ऐसे माध्यम की जरूरत पड़ी जिससे चीजों की कीमत तय की जा सके और लेन देन हो सके। यहीं से पैसे का विचार आया। पैसे के पीछे एक बड़ा मजबूत विचार था, भरोसा। हरारी समझाते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जिस पर सब लोगों का भरोसा होता है, बिना यह सोचे कि सामने वाला किस संस्कृति का है या किस पृष्ठभूमि का। इसका एक सीधा सा कारण यह था कि पैसा एक ऐसा समझौता बन गया था जिस पर सब राजी थे। पहले चीजों के बदले चीजें, वस्तु विनिमय देने का सिस्टम था, लेकिन उसमें एक मुश्किल थी। हर चीज का सीधा लेन देन मुमकिन नहीं होता था। पैसे ने इस मुश्किल को हल कर दिया। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह समाज के अलग अलग गुटों के बीच एक आम मूल्य प्रणाली बनाने में कामयाब रहा। अगर एक इंसान अफ्रीका से है और दूसरा यूरोप से, लेकिन दोनों को व्यापार करना है, तो पैसा एक ऐसा जरिया था जिससे यह मुमकिन हो सका। हरारी कहते हैं कि पैसा दुनिया के सबसे ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाले सिस्टम में से एक है, क्योंकि इसमें सबको शामिल किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी इलाके, संस्कृति या धर्म का हो। पैसे के साथ साथ साम्राज्यों का रोल भी इंसानों को एक करने में बहुत जरूरी था। बड़े बड़े साम्राज्यों ने राजनीतिक एकता का एक ढांचा दिया। जब बड़े बड़े साम्राज्य बने तो उन्होंने अपने अंदर छोटी छोटी सोसाइटियों को मिलाना शुरू कर दिया। हरारी समझाते हैं कि साम्राज्यों का काम सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना नहीं था, बल्कि उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों को एक छत के नीचे लाने का काम भी किया। साम्राज्यों के बनने के पीछे एक बुनियादी सोच यह थी कि ज्यादा जमीन और साधनों पर कब्जा करना ही ताकत का असली जरिया है। हरारी यह बताते हैं कि कैसे साम्राज्यों ने अपनी फौजी ताकत और होशियार योजनाओं का इस्तेमाल करके अलग अलग इलाकों को अपने काबू में किया। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसमें साम्राज्य अपनी सीमाओं को बढ़ाकर लोगों को एक करते गए। जैसे जैसे साम्राज्य बड़े होते गए, वैसे वैसे ज्यादा समाज एक राजनीतिक सिस्टम के अंदर आने लगे। साम्राज्यों के जरिए इंसानों को एक जैसा कानून, टैक्स का तरीका और राजकाज चलाने का ढांचा मिला। यह सिस्टम समाजों को एक ही कानून के दायरे में ले आता था, जिससे एकता और मेलजोल को बढ़ावा मिलता था। इसका उदाहरण आप रोमन साम्राज्य में देख सकते हैं, जिसने यूरोप के बड़े हिस्सों को एक राजनीतिक ढांचे के तहत एक किया था। पैसा और साम्राज्य के साथ एक तीसरी चीज जिसने समाजों को एक करने में मदद की, वो है धर्म। हरारी कहते हैं कि धर्म ने इंसानों को एक भावनात्मक और सांस्कृतिक बंधन दिया। धार्मिक विश्वासों ने लोगों को दुनिया की बनावट और अपने होने के मकसद के बारे में एक जैसी समझ दी। इन विश्वासों के जरिए लोग अपने कामों को सही ठहराते थे और अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जोड़ते थे। हरारी तर्क देते हैं कि धर्म का असर इतना बड़ा था कि उसने समाजों के बीच एक नैतिक नियम, मोरल कोड बना दिया। यह नैतिक नियम लोगों को रास्ता दिखाता था कि उन्हें कैसे जीना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। इससे एक साझा सांस्कृतिक ढांचा बन गया जो अलग अलग इलाकों के लोगों को एक आम विश्वास के तहत ले आया। यह विश्वास प्रणाली एक ऐसी आम समझ को बढ़ावा देती थी जो समाजों को एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जोड़ती थी। हरारी यह भी समझाते हैं कि धर्म अक्सर ऐसी कहानियों या कल्पनाओं, मिथ पर आधारित होता था जो लोगों को रास्ता दिखाती थीं, चाहे वो असल में हो या ना हो। लेकिन इन कल्पनाओं का दिमागी असर बहुत मजबूत था, जिससे समाजों को एक मकसद और एकता मिलती थी। जैसे असमानता, पर्यावरण का संकट, खुशी की तलाश को बेहतर समझ सकते हैं। भविष्य हमारे हाथ में है और हमें सोच समझकर चुनना होगा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं
और किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं। हरारी कहते हैं कि उपनिवेशवाद यानी एक देश का दूसरे देश पर कब्जा करके राज करना, इसी विश्वव्यापी व्यापार और पूंजीवाद के ढांचे का एक हिस्सा था। यूरोप की ताकतों ने अपने साधनों और आर्थिक व्यवस्थाओं को फैलाने के लिए उपनिवेश बनाए, जो उनके लिए कच्चा माल और व्यापार के नए जरिया बन गए। दुनिया भर में व्यापार का उदय इसलिए भी मुमकिन हो सका क्योंकि पैसा, साम्राज्य और धर्म ने एक आम ढांचा तैयार कर दिया था। व्यापार ने संस्कृतियों, विचारों और नई खोजों को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसे जैसे अलग अलग इलाकों में चीजों और सामानों का लेन देन बढ़ने लगा, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और ज्ञान का भी आदान प्रदान होने लगा। इसका उदाहरण सिल्क रोड के व्यापार मार्गों में देखने को मिलता है, जिसमें चीन से यूरोप तक काफी सारी चीजें आती जाती थीं, जैसे रेशम, मसाले और नए नए विचार। इस लेन देन ने एकीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया। हरारी समझाते हैं कि पूंजीवाद का पहला सिद्धांत एक सीधी सी बात पर आधारित था, मुनाफे और निवेश का विचार। जब लोगों ने पैसा लगाकर मुनाफा कमाना शुरू किया तो अर्थव्यवस्था का विकास और तेजी से होने लगा। दुनिया भर के व्यापार ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। साम्राज्य, व्यापार और धर्म के जरिए अलग अलग इलाकों की संस्कृतियां और विचार दुनिया के हर कोने तक पहुंच गए। यह फैलाव काफी स्वाभाविक रूप से हुआ क्योंकि समाजों के बीच का मेलजोल बढ़ने लगा था। हरारी यह सीधी सी तरक्की समझाते हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक कुदरती नतीजा था नई खोजों का विकास। जब एक समाज दूसरे समाज के विचारों और तरीकों को अपनाता है तो नई चीजों और टेक्नोलॉजी का जन्म होता था। इसका उदाहरण आप प्रिंटिंग प्रेस के विकास में देख सकते हैं, जिसमें चीन की एक खोज यूरोप तक पहुंची और वहां से दुनिया के हर कोने में फैल गई। पैसा, साम्राज्य और धर्म ने इंसानों को एक विश्वव्यापी समाज के ढांचे में ला खड़ा किया। इन्होंने लोगों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। हरारी कहते हैं कि इन चीजों के बिना दुनिया आज जो एक दूसरे से जुड़ी हुई ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी है, वह मुमकिन नहीं होती। पैसे ने एक आम आर्थिक भाषा दी, साम्राज्य ने राजनीतिक स्थिरता दी और धर्म ने भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया। विज्ञान की क्रांति। जब इंसान ने कहा, हम सब कुछ नहीं जानते, इंसानी इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसे हम विज्ञान की क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने इंसानी सोच और दुनिया को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। युवाल नोआ हरारी ने सेपियंस में विज्ञान की क्रांति को एक बहुत ही अहम घटना बताया है, जो सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के दुनिया को देखने का नजरिया बदलने के लिए भी जिम्मेदार थी। हरारी कहते हैं कि विज्ञान की क्रांति एक सीधे सादे विचार पर आधारित थी, हम सब कुछ नहीं जानते। इस एक विचार ने पुरानी दुनिया के उन विश्वासों को चुनौती दी जो ज्यादातर धार्मिक बातों और परंपराओं पर टिके थे। विज्ञान ने दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि विज्ञान की क्रांति के दौरान इंसानों ने यह मानना शुरू किया कि ज्ञान और तरक्की को हम खुद प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट्स और चीजों को गौर से देखकर ऑन ऑब्जर्वेशंस बढ़ा सकते हैं। पहले ज्यादातर लोग दुनिया की हर घटना और चीज को धार्मिक या दैवीय शक्तियों के जरिए समझते थे, लेकिन विज्ञान की क्रांति के साथ इंसानों ने दुनिया की घटनाओं को तर्क और वैज्ञानिक तरीकों से खोजना शुरू कर दिया। विज्ञान की क्रांति की शुरुआत 16वीं सदी में यूरोप में हुई, जब लोगों ने पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू किया। कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने यह दिखाया कि ब्रह्मांड के बारे में हम जो सोचते थे वह गलत भी हो सकता है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ने यह साबित किया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड के केंद्र में है। यह एक क्रांतिकारी सोच थी जिसने पूरी दुनिया के विश्वास के ढांचे को हिलाकर रख दिया। विज्ञान की क्रांति का एक और जरूरी पहलू जिसका जिक्र हरारी करते हैं वह है विज्ञान, टेक्नोलॉजी और पूंजीवाद का आपस में जुड़ा होना। ये तीन चीजें एक दूसरे को सहारा देती हैं
और तरक्की को तेज करने में मदद करती है। हरारी कहते हैं कि आज के पूंजीवाद के विकास में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था। विज्ञान ने नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया और टेक्नोलॉजी ने नए उत्पाद और खोजों को बढ़ावा दिया, जो पूंजीवाद को आगे बढ़ाने में मददगार रहे। इसका एक सीधा सा उदाहरण है औद्योगिक क्रांति, जो मशीनों और वैज्ञानिक तरक्की की वजह से मुमकिन हुई। मशीनों ने उत्पादन के तरीके को एकदम से बदल दिया, जिससे से ज्यादा सामान बनाना मुमकिन हुआ। यह सामान बेचने के लिए बाजारों का विकास हुआ और इस प्रक्रिया ने पूंजीवाद को और मजबूत बना दिया। हरारी कहते हैं कि नई जगहों की खोज, एक्सप्लोरेशन भी विज्ञान और पूंजीवाद का ही एक नतीजा था। जैसे जैसे खोजकर्ता नए महाद्वीपों और जमीनों को खोजते गए, वैसे वैसे उन्हें नए साधन और बाजार मिलते गए। यह खोज वैज्ञानिक जिज्ञासा के साथ शुरू हुई थी, लेकिन पूंजीवाद ने इसे सहारा दिया, क्योंकि नए बाजारों का मतलब था ज्यादा मुनाफा। इस तरह विज्ञान और पूंजीवाद एक पहिए की तरह काम करते हैं, जो तरक्की को तेज रफ्तार देते हैं। विज्ञान की क्रांति ने इंसानों की ब्रह्मांड और खुद के होने की समझ को जबरदस्त तरीके से बदल दिया। हरारी यह समझाते हैं कि पहले इंसान अपने आप को ब्रह्मांड के केंद्र में देखता था, लेकिन विज्ञान ने हमें यह दिखाया कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब नई नई खोजें होने लगीं, तो इंसानों ने अपने आसपास की चीजों को वैज्ञानिक औजारों से जांचना परखना शुरू किया। भौतिकी, फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषयों ने हमें यह समझाया कि प्रकृति के अपने नियम हैं, जिन्हें तर्क से भी समझाया जा सकता है। इस समझ ने धार्मिक विश्वासों को हिलाकर रख दिया, जो हमेशा से यह कहते आए थे कि हर चीज का कारण आध्यात्मिक या दैवीय होता है। वैज्ञानिक तरक्की ने हमें प्रकृति को काबू करने की भी ताकत दी। उदाहरण के लिए, दवाइयों के विकास ने इंसानों की औसत उम्र बढ़ा दी। पहले लोग बीमारियों को भगवान का दिया हुआ दंड या श्राप समझते थे, लेकिन विज्ञान ने दिखाया कि बीमारियों के पीछे जैविक और पर्यावरणीय कारण होते हैं, जिनका इलाज भी मुमकिन है। यह एक सोच का बड़ा बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट था, जिसने इंसानों को अपने आसपास के बारे में काबू और ज्ञान का एहसास दिलाया। इससे समाजों में तर्कसंगत सोच और तार्किक नजरिए को बढ़ावा मिला। विज्ञान की क्रांति की कुछ बड़ी तरक्कियों ने समाज पर सीधा असर डाला। एक मशहूर उदाहरण है आइजैक न्यूटन का काम। न्यूटन के गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने सिर्फ विज्ञान को ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरह बदल दिया। इसी तरह चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देखिए। डार्विन ने यह बताया कि इंसान एक प्रक्रिया के जरिए विकसित हुए हैं और हम सभी जीवित प्राणियों के साथ जुड़े हुए हैं। डार्विन के सिद्धांत ने समाजों में एक नैतिक और धार्मिक बहस छेड़ दी, क्योंकि इस सिद्धांत ने पारंपरिक विश्वासों को चुनौती दी थी। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में इस सिद्धांत ने जीव विज्ञान और आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के विकास को तेज कर दिया। हरारी कहते हैं कि विज्ञान का एक बड़ा रोल राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को बदलने में भी था। जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने फौजी और औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाया, वैसे वैसे ताकतवर देशों और साम्राज्यों ने अपने साधनों को नए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। आधुनिक युद्ध के तरीके, संचार व्यवस्थाएं और यातायात के साधनों के विकास ने दुनिया के आपसी जुड़ाव को और मजबूत किया। क्या विज्ञान एक नया धर्म है? हरारी एक चौंकाने वाला नजरिया भी पेश करते हैं कि विज्ञान एक नए धर्म की तरह है। पहले इंसान धर्म के जरिए अपने सवालों के जवाब ढूंढता था। हम कहां से आए हैं, हमारा मकसद क्या है और ब्रह्मांड की बनावट क्या है। लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे यह भूमिका ले ली है। आज हम इन सवालों के जवाब विज्ञान में ढूंढते हैं। हरारी का कहना है कि विज्ञान और वैज्ञानिक तरीके एक नए विश्वास प्रणाली की तरह बन गए हैं, जिसमें लोग उसी तरह विश्वास करते हैं जैसे पहले धार्मिक ग्रंथों में करते थे। विज्ञान ने एक नए नैतिक ढांचे को जन्म दिया है, जो ठोस सबूतों
और तार्किक सोच पर आधारित है। हरारी कहते हैं कि जैसे धार्मिक संस्थाओं ने सदियों तक समाजों को रास्ता दिखाया, वैसे ही आज वैज्ञानिक संस्थाएं समाजों को दिशा देती हैं। विश्वविद्यालय, रिसर्च लैब और वैज्ञानिक संगठन आज की दुनिया में अधिकार और भरोसे के नए केंद्र बन गए हैं। हरारी यह भी समझाते हैं कि विज्ञान का आकर्षण यह है कि यह हमेशा तरक्की और सुधार का वादा करता है। धर्म जहां एक आध्यात्मिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता था, वहीं विज्ञान हमेशा इंसानी बेहतरी और दुनिया को और अच्छा बनाने का वादा करता है। इस तरह विज्ञान आज के जमाने का एक व्यावहारिक धर्म बन गया है, जिसमें हम कुदरती नियमों और खोजों पर भरोसा रखते हैं। विज्ञान की क्रांति ने इंसानी इतिहास में एक गहरा बदलाव ला दिया। इसने पुराने विश्वासों को चुनौती दी और नए सिद्धांतों और विचारों को बढ़ावा दिया, जो हमेशा तार्किक और सबूतों पर आधारित थे। हरारी कहते हैं कि विज्ञान ने सिर्फ दुनिया को समझने का एक नया तरीका नहीं दिया, बल्कि इंसानों को अपनी दुनिया पर काबू और समझ का एक नया एहसास दिया। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास पूंजीवाद के साथ जुड़ गया और इन्होंने मिलकर समाजों के विकास को तेज कर दिया। आज हमारी दुनिया को देखकर हम समझ सकते हैं कि विज्ञान एक नए धर्म के रूप में उभरा है, जिसमें तरक्की और इंसानी बेहतरी का वादा है और जो हमें एक नया नैतिक और व्यावहारिक ढांचा देता है। पूंजीवाद और चीजों की कभी न खत्म होने वाली भूख, उपभोक्तावाद। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, आज के जमाने की एक ऐसी व्यवस्था है जो हर जगह छा गई है। हरारी अपनी किताब सेपियंस में पूंजीवाद को सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकतवर शक्ति के रूप में देखते हैं जो आज के समाज को गहराई से बदल रही है। पूंजीवाद का सीधा मतलब है कि चीजों और सेवाओं का उत्पादन और बंटवारा निजी लोगों और कंपनियों के हाथ में होता है, जहां मुनाफा कमाना सबसे बड़ा मकसद होता है। पूंजीवाद के आने से इंसानी समाजों में एक नया ध्यान आया, लगातार विकास, कंटीन्यूअस ग्रोथ का। पहले समाजों के लिए प्राथमिकता जिंदा रहना थी, लेकिन पूंजीवाद ने इंसानों के जीने का तरीका ही बदल दिया। अब प्राथमिकता सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि लगातार फैलना और दौलत जमा करना थी। पूंजीवाद की सबसे बड़ी चलाने वाली ताकत है मुकाबला, कंपटीशन। जो कंपनियां ज्यादा नई चीजें बनाती हैं और बेहतर काम करती हैं, वो बाजार में कामयाब होती हैं। इस प्रक्रिया ने इंसानों की प्राथमिकताओं को भी बदल दिया। जहां पहले जिंदा रहना और बुनियादी जरूरतें अहम थीं, अब लोगों का ध्यान दौलत, भौतिक चीजों और ज्यादा से ज्यादा जमा करने पर है। हरारी कहते हैं कि यह बदलाव सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि इंसानी समाज के हर पहलू पर असर डालता है, हमारे जीने के तरीके से लेकर हमारे सोचने के तरीके तक। अगर बुनियादी सिद्धांत के तौर पर देखा जाए तो पूंजीवाद का विचार सीधा सा है। मांग और पूर्ति, सप्लाई और डिमांड के संतुलन से बाजार चलता है। हरारी समझाते हैं कि यह सिद्धांत इंसानी लालच और इच्छाओं पर आधारित है। लोग हमेशा अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ नया चाहते हैं और बाजार उसी के हिसाब से बदलता रहता है। यही पूंजीवाद की असली चलाने वाली ताकत है, यानी कभी न खत्म होने वाला उपभोग, एंडलेस कंजम्पशन। लगातार विकास का यह विचार इंसानी इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। पहले इंसान एक सीमित दुनिया में रहते थे, सीमित साधन और सीमित दौलत के साथ। लेकिन पूंजीवाद के आने के बाद यह विचार बदल गया। अब इंसानी समाजों में अनंत विकास, इन्फिनिट ग्रोथ का एक नया मंत्र है, जो हमेशा ज्यादा उत्पादन, ज्यादा उपभोग और ज्यादा मुनाफे पर जोर देता है। यह एक नया आदर्श है जिसमें समाज और अर्थव्यवस्थाएं विकास के बिना जिंदा नहीं रह सकती। हरारी कहते हैं कि यह सोच इंसानों की जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। हम अपने काम को कैसे देखते हैं, हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य कैसे तय करते हैं और हम अपनी दुनिया को कैसे समझते हैं,
हर इंसान का काम है इस आर्थिक मशीन में योगदान देना, चाहे वो उत्पादन कर रहा हो या उपभोग। लगातार विकास के इस दबाव ने इंसानी प्राथमिकताओं को जड़ से बदल दिया है। अब लोग कामयाबियों और भौतिक सफलता को ही खुशी का पैमाना समझने लगे हैं। हरारी इस घटना को उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म के साथ जोड़ते हैं। हरारी उपभोक्तावाद को पूंजीवाद का एक जरूरी नतीजा बताते हैं। उपभोक्तावाद का मतलब है कि समाज इस विचार पर आधारित है कि लोग लगातार चीजें खरीदते रहें और उनका इस्तेमाल करते रहें ताकि खुशी मिल सके। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हमें चीजें खरीदने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और हमारी पहचान अक्सर उन चीजों से जुड़ जाती है जो हमारे पास होती हैं। जरा सोचिए, हमें हर तरफ से विज्ञापनों, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए चीजें खरीदने के लिए उकसाया जाता है। कंपनियां हमारी इच्छाओं को तोड़ मरोड़कर हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी खुशी का रास्ता ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने से होकर गुजरता है। एक सीधा सा उदाहरण मोबाइल फोन का है। कंपनियां हर साल नए मॉडल लाती हैं और हमें लगता है कि हमारे पास सबसे नया फोन होना चाहिए, चाहे पुराना फोन बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत है। अगर लोग चीजें नहीं खरीदेंगे तो बाजार रुक जाएगा। हरारी कहते हैं कि उपभोक्तावाद ने हमारी खुशी की परिभाषा को भी बदल दिया है। आज के जमाने में ज्यादा से ज्यादा पोजेशंस, चीजों का मालिक होना और दौलत को सीधे सीधे खुशी से जोड़ दिया जाता है। लेकिन कई स्टडीज यह दिखाती हैं कि भौतिक दौलत और असली खुशी के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। उपभोक्तावाद का एक और पहलू जिस पर हरारी रोशनी डालते हैं वह है इंसानी इच्छाओं का शोषण। कंपनियां और व्यापार उपभोक्ताओं की इच्छाओं का फायदा उठाते हैं, उन्हें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन्हें नए और बेहतरीन उत्पाद चाहिए, चाहे उनकी असली जरूरत हो या न हो। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत है कि लोगों को खरीदने के लिए लुभाया जाए। यह लगातार चलने वाला उपभोग सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और दुनिया के साधनों पर भी बुरा असर डालता है। कुदरती साधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उत्पादन का पहिया कभी रुकता नहीं। हरारी कहते हैं कि यह पूंजीवादी मॉडल का एक बड़ा नुकसान है। कभी न खत्म होने वाले विकास का लक्ष्य टिकाऊ, सस्टेनेबल नहीं है और यह दुनिया के इकोलॉजिक, पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है। हरारी अपने विश्लेषण में यह भी बताते हैं कि पूंजीवाद और उपभोक्तावाद का असर लंबे समय की खुशी पर बुरा भी हो सकता है। ज्यादा दौलत और चीजों का वादा हमेशा पूरा नहीं होता। स्टडीज यह दिखाती हैं कि एक हद के बाद दौलत और खुशी के बीच का रिश्ता कमजोर हो जाता है। हरारी कहते हैं कि इंसान के लिए असली खुशी और सुकून का जरिया बाहरी भौतिक सफलता नहीं बल्कि अंदरूनी दिमागी तंदुरुस्ती, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है। इस बात को समझाने के लिए एक सीधी सी मिसाल ली जा सकती है, हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल, इस मिसाल में कहा जाता है कि जैसे ही एक इंसान अपनी एक इच्छा पूरी करता है, उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए बढ़ती है, लेकिन कुछ समय बाद वह उसी खुशी के लेवल को फिर से महसूस करने के लिए एक नई इच्छा पैदा कर लेता है। इस तरह इंसान एक ऐसे लगातार चलने वाले चक्कर में फंस जाता है जहां वह हमेशा और ज्यादा की तलाश में रहता है, लेकिन असली और टिकाऊ खुशी कभी हाथ नहीं लगती। ठीक है, मैं युवल नोवा हरारी के विचारों वाले इस टेक्स्ट को सरल और दिलचस्प बनाने की कोशिश करता हूं। इंसान और खुशियों की अंतहीन दौड़। हरारी बताते हैं कि आज की दुनिया, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म हमें सिखाती है कि खुशी चीजों को खरीदने और पाने में है। हम लगातार खुशियों का पीछा करते हैं, लेकिन वो कभी हमेशा के लिए हाथ नहीं आती। यह एक अंतहीन चक्कर जैसा है जहां सच्ची संतुष्टि कभी नहीं मिलती।
इस सिस्टम ने दुनिया को बदला, नई चीजें बनाई, पर इसने हमें लगातार उपभोग करने वाला कंज्यूमर बना दिया है। हम चीजों के पीछे भागते भागते असली लंबे समय की खुशी शायद खोते जा रहे हैं। यह सिस्टम शायद लंबे समय तक चल भी ना पाए और इसका हमारी सोच और धरती पर बुरा असर पड़ रहा है। जब मशीनें आईं और दुनिया बदल गई, औद्योगिक क्रांति। हरारी कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सिर्फ मशीनों का आना नहीं था। इसने हमारे जीने, काम करने और समाज के तरीके को जड़ से बदल दिया। पहले लोग खेतों में या हाथ से काम करते थे, लेकिन 18वीं सदी में ब्रिटेन से शुरू हुई इस क्रांति ने मशीनें, फैक्ट्रियां और बड़े पैमाने पर उत्पादन लाया। शहरों की ओर लोग काम की तलाश में गांवों से शहरों की ओर भागे। काम का नया तरीका। अब लोग मशीनों के साथ तय घंटों शिफ्ट में काम करने लगे। वे एक बड़ी मशीन के छोटे पुर्जे जैसे बन गए, अपने काम के अंतिम नतीजे से दूर। प्रकृति पर असर। कोयला, तेल जैसे संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हुआ। प्रदूषण बढ़ा और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा। हम अपने फायदे के लिए प्रकृति को बदलने लगे, लेकिन इसका बुरा असर भी हम पर ही पड़ रहा है। हरारी कहते हैं कि इस बदलाव ने हमें प्रकृति से और अपने काम से कहीं ना कहीं काट दिया। जिंदगी ज्यादा मशीनी और एक ढर्रे पर चलने वाली हो गई। क्या इंसान अब खुद को बदलेगा? भविष्य की ओर हरारी एक बड़ा सवाल पूछते हैं। आगे क्या होगा? क्या हम इंसान, होमो सेपियंस, हमेशा ऐसे ही रहेंगे? शायद नहीं। नई टेक्नोलॉजी जैसे बायोटेक्नोलॉजी, हम अपने जीन्स बदलकर अपनी लंबाई, बुद्धि या ताकत बदल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीनें इंसानों जैसा सोचने लगेंगी। शायद इंसानी दिमाग मशीनों से जुड़ जाए। साइबॉर्ग्स, इंसान और मशीन मिलकर एक नई तरह की प्रजाति बन सकती है। हम अब सिर्फ प्रकृति के नियमों से नहीं बदल रहे, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी से खुद का विकास कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ बड़े सवाल और खतरे भी हैं। असमानता। क्या ये ताकतें सिर्फ अमीरों के हाथ लगेंगी? क्या इससे इंसानों में एक नई तरह की बायोलॉजिकल ऊंच नीच पैदा होगी? इंसानियत का मतलब। अगर हम खुद को इतना बदल देंगे तो क्या हम इंसान ही रहेंगे? क्या हम अपनी असली पहचान खो देंगे? कंट्रोल किसके हाथ में? इन ताकतों का गलत इस्तेमाल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम वाकई ज्यादा खुश हैं? खुशी और जीवन का मतलब। हरारी पूछते हैं, इतनी तरक्की, आराम और चीजों के बावजूद क्या हम हजारों साल पहले के शिकार करने वाले अपने पूर्वजों से ज्यादा खुश हैं? शायद नहीं। खुशी अंदर है, बाहर नहीं। असली खुशी शायद चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और रिश्तों में है। उम्मीदें बढ़ीं, खुशी घटी। आज हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। पुराने लोगों की जरूरतें और इच्छाएं सीमित थीं। शायद वे ज्यादा संतुष्ट थे। मतलब की तलाश। पहले धर्म या कहानियां जीवन को मतलब देती थीं। आज विज्ञान बताता है कि दुनिया कैसे चलती है, पर यह नहीं बताता कि हमें क्यों जीना चाहिए। आज हमें अपनी जिंदगी का मतलब खुद ढूंढना पड़ता है, और अक्सर हम इसमें खो जाते हैं। सबक क्या है? किताब का सार। सेपियंस किताब हमारी कहानी है। कैसे सोचने की ताकत, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, ने हमें सबसे अलग बनाया। खेती एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें बसाया, पर शायद जिंदगी ज्यादा मुश्किल बना दी। पैसे, धर्म, साम्राज्य जैसी चीजों ने हमें जोड़ा।
यूनिफिकेशन। विज्ञान और पैसे की चाह, साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड कैपिटलिज्म ने दुनिया बदल दी। मशीनों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने काम और पर्यावरण दोनों को बदला। हरारी कहते हैं कि इतिहास को समझने से हम आज की चुनौतियों जैसे असमानता, पर्यावरण का संकट, खुशी की तलाश को बेहतर समझ सकते हैं। भविष्य हमारे हाथ में है और हमें सोच समझकर चुनना होगा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, एक नए बुक के साथ।